Good morning, students. So, dear students, today we are going to study our next chapter, that is prepositions, chapter number 14 of our grammar book. So this chapter we are going to study today. Now, let's start the class. Defining a preposition. A preposition is a word which shows the relation between a noun or a pronoun and some other words in a sentence. तो बेसिकली हमको समझना है कि प्रेपोजिशन क्या होती है। प्रेपोजिशन एक ऐसे वर्ड को बोलते हैं जो किसी नाउन से पहले आता है या किसी प्रोनाउन से पहले आता है और उस नाउन या प्रोनाउन का जो रिलेशन है सेंटेंस के की जो और वर्ड्स हैं उनसे क्या है बेसिकली वो बताता है, तो उसे बोलते हैं प्रेपोजिशन, राइट। द प्रेपोजिशन इज प्लेस्ड बिफोर द नाउन और प्रोनाउन or any other word acting like a noun, for example a gerund whose relation with some other words it shows. सेम थिंग आई हैव टोल्ड यू, किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है, तो कभी कभी वो नाउन या प्रोनाउन नहीं होते, वो कोई जेरेंट भी हो सकता है। वो वर्ड जेरेंट मतलब आईएनजी वाला वर्ड जो नाउन की तरह काम करता है। तो नाउन या प्रोनाउन से पहले हम यूज करते हैं बेसिकली प्रेपोजिशन को, और सेंटेंस में जो और वर्ड्स उनके साथ क्या रिलेशन है उसका वो हम डिफाइन करते हैं प्रेपोजिशन के द्वारा। लाइक द कैट इज अंडर द टेबल, जो कैट है वो टेबल के नीचे है। अंडर शोज द रिलेशन बिटवीन द टेबल एंड द कैट, जो अंडर वर्ड है ये प्रेपोजिशन है, क्योंकि ये जो रिलेशन को शो कर रहा है कि वो आपस में किस तरह रिलेट करते हैं। टेबल और कैट के बीच में एक संबंध को स्थापित कर रहा है ये वर्ड अंडर। तो अंडर क्या है, ये एक क्या है, प्रेपोजिशन है। द कैट रैन आफ्टर द माउस, तो यहाँ पे जो आफ्टर है वो प्रेपोजिशन है। क्यों? आफ्टर शोज द रिलेशन बिटवीन द माउस एंड रनिंग। तो जो माउस यानी कि जो नाम है उससे पहले वर्ड आया आफ्टर, ये उस रैन के और माउस के रिलेशन को शो कर रहे हैं कि वो कैट रन तो कर रही है परंतु वो माउस के पीछे रन कर रही है, माउस के को चेज कर रही है। तो इसलिए यहाँ पे जो आफ्टर है वो क्या है, प्रेपोजिशन। तो हमें ये समझ में आ गया कि प्रेपोजिशन क्या होता है। एक ऐसे वर्ड को प्रेपोजिशन बोलते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है या नाउन इक्विवेलेंट वर्ड से पहले आता है। नाउन इक्विवेलेंट वर्ड का मतलब है कि ऐसा वर्ड जो नाउन नहीं होता परंतु सेंटेंस में नाउन की तरह काम करता है। तो नाउन या प्रोनाउन से पहले आने वाले वर्ड को प्रेपोजिशन बोलते हैं। वो वर्ड उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध सेंटेंस के कुछ और वर्ड्स होते हैं उनसे बताता है कि उनका आपस में रिलेशन क्या है, राइट। Preposition of time. Now we have to understand what are the preposition of time. A number of prepositions may be used to denote time. तो टाइम को डिनोट करने के लिए बहुत सारी preposition यूज होती हैं। On Monday, before night, during the night, till tomorrow, after lunch. In most cases, it is easy to know which preposition to use. तो ज्यादातर हमें पता होता है कि हमें कौन सी preposition कहाँ पे यूज करनी होती है। The flowing preposition, however, need extra attention. तो कुछ preposition ऐसी होती हैं जिनके लिए थोड़ा सा हमें और ज्यादा अटेंशन पे करनी पड़ती है ताकि उनकी यूज में उनके यूजेस में हमें कहीं गलती ना हो। लाइक एट, ऑन, इन। तो ये तीन preposition है जो बेसिकली हम टाइम के लिए यूज करते हैं। इनके हमें डिफरेंस को समझना है कि कहाँ पे हमें एट यूज करना चाहिए, कहाँ पे हमें ऑन और कहाँ पे इन। At usually denote a definite point of time but can also be used for indefinite periods. तो at होता है वो एक definite एक निश्चित समय के लिए यूज हम करते हैं। जब हमें कोई निश्चित समय दिखाना हो तो उस समय हम at को यूज करते हैं। परंतु कभी कभी indefinite यानी कि अनिश्चित समय के लिए भी हम at को यूज कर लेते हैं, जैसे कि at 3 o'clock, at midnight, at beginning of the class, at the end of the meeting। तो ये जो टाइम है ये वो डेफिनेट टाइम है, निश्चित समय है कि हम इंडिकेट कर रहे हैं कि कौन से टाइम की बात कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर टाइम बता रहे हैं। परंतु कभी कभी ऐसा होता है कि टाइम की ड्यूरेशन एक लंबी होती है, वो एक डेफिनेट टाइम नहीं होता, वहां पे भी एट को यूज कर लेते हैं। जैसे एट डोन, एट नाइट। डोन का मतलब होता है कि सूर्य उदय होने का जो समय होता है मॉर्निंग का, उसको बोलते हैं डोन। एट डोन, एट नाइट, एट क्रिसमस, एट दिवाली। सो दिवाली। सो फॉर दीज वर्ड्स वी कैन यूज एट, राइट। नेक्स्ट, ओन। ओन इज यूज्ड विद द डेज एंड डेट्स। सो बेसिकली हम ओन को यूज करते हैं जब हमें डे बताना हो या डेट बतानी हो, उनसे पहले हम ओन को यूज करते हैं। जैसे मैं कहता हूँ आई विल मीट यू ऑन मंडे, ऑन 5th दिसंबर, ऑन दिवाली डे, ऑन क्रिसमस ईव, ऑन इवनिंग ऑफ द 6th मार्च। तुम डे को बता रहे हैं, एक पर्टिकुलर दिन को बता रहे हैं या डेट को बता रहे हैं। जब हमें डेट या डे बताना हो तो उनके से पहले हमें ओन प्रेपोजिशन को यूज करते हैं, हमें यूज करनी चाहिए।
नेक्स्ट, इन इज यूज्ड विद द पार्ट्स ऑफ द डे, मंथ, ईयर, सीजन। तो जब हम किसी दिन के पार्ट की बात करते हैं, मंथ की बात करते हैं, ईयर या सीजन की बात करते हैं, तो वो इंडिकेट करने के लिए हमें इन प्रेपोजिशन को यूज करना चाहिए। जैसे मैं कहता हूँ आई विल मीट यू इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, मैं दिन के पार्ट की बात कर रहा हूँ। और हमें अगर हमें मंथ बताना हो या सीजन बताना हो या ईयर बताना हो, तब भी हम इनको यूज करते हैं, जैसे इन समर, इन विंटर, इन मार्च, in 2010, in 2020। सो डे के पार्ट के लिए, मंथ के लिए, ईयर के लिए, सीजन के लिए हम यूज करते हैं इन प्रेपोजिशन को, राइट। डी पॉइंट, in is also used with the future tense to show the period in which an action will happen। तो इनको हम फ्यूचर टाइम के लिए भी यूज करते हैं, बताने के लिए कि कोई काम फ्यूचर में उस समय के दौरान, उस समय के अंदर हो जाएगा। जैसे मैं कहता हूँ इन 2 hours, इन अ मिनट्स, इन अ फोर्टनाइट। फोर्टनाइट का मतलब होता है 2 weeks। केयरफुली नोट द डिफरेंस बिटवीन द इन एंड विद इन। देखो, इन और विद इन को हम फ्यूचर के लिए यूज करते हैं, जो मैं ये बताना हो कि कोई काम इस समय के अंदर हो जाएगा या इस समय तक हो जाएगा, तो इन या विद इन प्रेपोजिशन को यूज करते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? इन और विद इन जो हम फ्यूचर के लिए यूज करते हैं, एट द एंड ऑफ, बिफोर द एंड ऑफ, मीन्स जब हमें बताना हो कि एट द एंड ऑफ, मतलब कोई हम ड्यूरेशन दे देते हैं कि जैसे मैं कहता हूँ कि कोई पर्सन है, मैं कहता हूँ कि वो 1 वीक के अंदर आ जाएगा। तो अगर मैं यूज करता हूँ इन, तो मेरा कहने का मतलब है कि 1 वीक में 7 दिन होते हैं, तो 7 दिन के बाद, यानी कि जैसे 8वां दिन शुरू होएगा, यानी कि 7 दिन तक वो आ जाएगा। अगर मैं कहता हूँ कि वो 7 दिन के अंदर हो जाएगा, यानी कि विद इन यूज करता हूँ, जैसे मैं कहता हूँ ही विल कम विद इन 7 days। तो 7 days का मतलब है कि वो 8वां दिन नहीं होने देगा, 7 दिन के अंदर अंदर ही आ जाएगा, राइट। Some examples are written here. You can study these examples. I shall be back in a week. When a week is over, यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि अगर मैं कहता हूँ I shall be back in a week, यानी कि अगर मैं कहता हूँ कि मैं 1 वीक के अंदर आ जाऊंगा और मैं इन यूज करता हूँ, तो मेरे कहने का मतलब है कि जब 1 वीक खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं आ जाऊंगा। अगर मैं कहता हूँ आई शैल बी बैक विद इन अ वीक, मैं 1 हफ्ते में, अब मैं विद इन यूज कर रहा हूँ, तो मेरे कहने का मतलब है कि 7 days के अंदर अंदर मैं आ जाऊंगा। 8वां दिन नहीं शुरू होने दूंगा, उससे पहले ही आ जाऊंगा। तो विद इन का मतलब के अंदर, और इन का मतलब कि वो पीरियड एंड होने के बाद। नेक्स्ट, बाय preposition we use, it denote the latest time at which an action will be over। जब हमें पर्टिकुलर टाइम दिखाना हो, ड्यूरेशन ना दिखानी हो, अवधि ना दिखानी हो, पॉइंट दिखाना हो टाइम का, राइट। तो जैसे मैं कहता हूँ कि मैं 2 वीक के अंदर आ जाऊंगा, तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि मैं ड्यूरेशन को शो कर रहा हूँ कि इतना टाइम के अंदर आ जाऊंगा। अब मैं कहता हूँ कि मैं 2 तारीख को आ जाऊंगा, 2 तारीख से पहले आ जाऊंगा, तो मैं वहां पे बाय preposition को यूज करूंगा। मैं क्या बोलूंगा? द शो विल बी ओवर बाय 6 PM, यानी कि 6 PM होने से पहले पहले वो शो एंड हो जाएगा। अगर मैं कहूँ कि मैं जो शो है वो 6 घंटे के अंदर एंड हो जाएगा, अब मैं 6 आवर्स लिखूंगा, तो वहां पे क्या लिखूंगा? विद इन 6 आवर्स। परंतु मैं पॉइंट को शो कर रहा हूँ, यहाँ पे ड्यूरेशन को शो नहीं कर रहा हूँ फ्यूचर के लिए, तो मैं वहां पे बाय यूज करूंगा। द शो विल बी ओवर बाय 6 PM, इट मे बी ओवर बिफोर इट इज 6 PM by the latest, right? Next, time at which it can be over is 6, same thing I have told you. Next point is since and for. Since and for, dear students, we have learned it in the chapter number 8, when we studied about the present perfect continuous, past perfect continuous tense, and future perfect continuous tense. But once again I can let you know that how to use for and since prepositions for the time। तो जब हमें कोई डेफिनेट टाइम को शो करना हो तो सिंस यूज करते हैं, ड्यूरेशन को शो करना हो तो फोर यूज करते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि मैं 2 घंटों से पढ़ा रहा हूँ, तो वो जो टाइम है वो ड्यूरेशन है। तो मैं कह सकता हूँ आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 hours। अगर मैं कहता हूँ कि मैं 2 बजे से पढ़ा रहा हूँ, तो वो पॉइंट ऑफ टाइम है जो फिक्स टाइम है, चेंज नहीं होता कभी भी, तो उसके लिए हम यूज करते हैं सिंस। आई कैन से दैट आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2 o'clock, राइट। Next point, from. It denotes the starting point of an action. It is almost always used with to or till or until। तो किसी भी काम के शुरू होने के टाइम को दिखाने के लिए हम from यूज करते हैं। जैसे the examination will be held from 8 AM to 11 AM। तो from के बाद यूजुअली हम to या till या until वर्ड्स यूज करते हैं, राइट। तो हम दिखाना, जैसे हम बताना हो कि कोई काम यहाँ से शुरू होगा और यहाँ तक खत्म हो जाएगा, तो खत्म होने के लिए टू या टिल या अंटिल, और कहाँ से शुरू होगा टाइम दिखाने के लिए हम फ्रॉम यूज करते हैं। जैसे द एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड
from 8 a.m. to 11 a.m. He was the chief minister of Assam from 2004 till 2009. यानी कि वो आसाम के चीफ मिनिस्टर थे 2004 से 2009 तक. तो हमें स्टार्टिंग का टाइम बता रहे हैं, राइट? So dear students, on the behalf of this understanding, you should try to fill the exercise number 1. Then I will send the answer, then you can match the answer. Next, C point, prepositions of position. So position के लिए यानी कि किसी चीज की अवस्था के लिए, स्थान के लिए हम कौन कौन सी preposition यूज करते हैं? Let's talk about in the bag. तो जब कोई चीज किसी के अंदर हो तो हम in preposition को यूज करते हैं. At the window, तो जब हम किसी के कोई हम किसी का टारगेट दिखा रहे हो तो वहां पे हम at यूज करते हैं. समटाइम वी स्पीक दैट लुक एट द बोर्ड, तो मैं बोर्ड को तुम्हारा टारगेट बता रहा हूँ कि बोर्ड की तरफ देखो, बोर्ड पर देखो, तो वहां पे हम एट यूज करते हैं. ऑन द टेबल, जब कोई चीज किसी चीज के ऊपर रखी हो, टच कर रही है, तो उसको ऑन यूज करते हैं वहां पे हम. बिसाइड, बिसाइड द टेबल, बिसाइड का मतलब के साथ में, बिल्कुल बगल में कोई चीज रखी हो तो उसको बिसाइड बोलते हैं. नियर, नियर का मतलब पास में. नियर द वॉल, बिहाइंड द कर्टन, कर्टन यानी कि कर्टन के पीछे. बिहाइंड का मीन्स हम कुछ जब किसी के पीछे हो तो वहां पे बिहाइंड वर्ड यूज करते हैं. बियॉन्ड द रिवर, रिवर के उस पार, तो बियॉन्ड को यूज करते हैं उस पार के लिए. नेक्स्ट है अबोव, अबोव द हिल्स, किसी चीज के ऊपर कोई चीज होना, वर्टिकली ना होना. वर्टिकली हो भी सकती है और नहीं भी. जब कोई चीज किसी के ऊपर हो तो हम वहां पे अबोव यूज कर सकते हैं और ओवर भी यूज कर सकते हैं. ओवर द मैन, ओवर यानी कि किसी के बिल्कुल ऊपर होना. वर्टिकली बिल्कुल किसी के ऊपर होना, दैट इज कॉल्ड ओवर. बट वर्टिकली ना होना परंतु ऊपर होना, वो कहलाता है ओवर. वहां पे हमें ओवर यूज कर, सॉरी, ओवर यूज करना है जहां पे कुछ वर्टिकली ना ऊपर हो. जहां पे वर्टिकली हो वहां पे, सॉरी वंस अगेन आई टेल यू, जहां पे कोई चीज किसी के बिल्कुल ऊपर हो, सीधे ऊपर हो, तो वहां पे ओवर यूज करना है. जब कोई चीज किसी के ऊपर हो परंतु सीधी ऊपर ना हो तो वहां पे अबोव यूज करना है. नेक्स्ट, बिलो, बिलो द पेंटिंग, जब कोई चीज पोजीशन में किसी से नीचे हो. जैसे मैं कहता हूँ कि माय रोल नंबर इज बिलो योर रोल नंबर, तो मेरा रोल नंबर पोजीशन में लिस्ट में तुम्हारे नंबर से नीचे है तो वहां पे बिलो यूज करते हैं. अंडर, जब कोई चीज किसी के नीचे हो वर्टिकली तो वहां पे हम अंडर यूज करते हैं. बिटवीन यानी कि दो चीजों के बीच में. अमंग, दो से ज्यादा चीजों के बीच में. अब हमने अगर बैक, फ्रंट, मिडल, लेफ्ट या राइट के लिए यूज करना है तो हम जब मिडल की बात करते हैं, जैसे मैं कहता हूँ द गर्ल वॉज इन द मिडल, तो मिडल के लिए इन यूज करते हैं. अगर हम बैक या फ्रंट की बात करते हैं तो एट हमें यूज करना चाहिए. जैसे मैं बोलता हूँ द बॉय वॉज एट द बैक, या हम बोलते हैं द बॉय वॉज एट द फ्रंट. उसी तरह जब लेफ्ट या राइट की बात करते हैं तो वहां पे ओन यूज करते हैं. द गर्ल वॉज ऑन द लेफ्ट, द बॉय वॉज ऑन द राइट. लेफ्ट या राइट के लिए ओन, बैक या फ्रंट के लिए एट और मिडल के लिए इन, राइट? एट इन, एट हैज द आइडिया ऑफ अ पॉइंट. एट को हम यूज करते हैं जब हमें कोई ये चीज दिखानी हो कि कोई लक्ष्य है, कोई पॉइंट दिखाना हो हमने, तो एट को यूज करते हैं. जैसे इट इज used with the villages, small towns. In has the idea of a large area and is used while speaking of the bigger towns, states and countries. तो at और इनको यूज करते हैं प्लेस के लिए. जब कोई छोटे प्लेस की बात करते हैं तो वहां पे हमने पॉइंट दिखाना होता है तो वहां पे हम at यूज करते हैं. जब कोई बड़े प्लेस की बात करते हैं तो वहां पे हम वहां पे इन यूज करते हैं. जैसे एट द क्रोल बाग, तो क्रोल बाग एक मार्केट का नाम है, तो वो एक छोटा प्लेस है, तो पॉइंट को डिनोट कर रहे हैं हम, वहां पे एट यूज कर रहे हैं. इन द न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली एक बड़ा प्लेस है तो वहां पे हम इन यूज कर रहे हैं. तो जो एट है वो एक पॉइंट को डिनोट करता है, पॉइंट के आइडिया को डिनोट करता है, और जो इन है वो एक बिग प्लेस को डिनोट करता है. एट अंबाला इन इंग्लैंड, अंबाला एक सिटी का नाम हो गया, सिटी को हम पॉइंट को डिनोट कर रहे हैं, और इन इंग्लैंड हम क्या वहां पे एक लार्ज कंट्री को डिनोट कर रहे हैं. एट द एंड, इन द मिडल, इन द फैक्ट्री, इन द बैंक, सो इनके साथ भी हम एट और इन यूज करते हैं. At the conveys the idea of a general neighborhood, in conveys the idea of something contain it. Please sit at the table with when you eat. I shall meet you at the Connaught Place. The jam bottle is in the refrigerator. The stamps are laying in the drawer. जब कुछ चीज किसी के अंदर हो तो वहां पे in यूज करते हैं. जब कुछ चीज किसी के ऊपर हो, पास में हो, वहां पे at यूज करते हैं. इट्स वेरी सिंपल. नेक्स्ट, between and among.
Between and among, between is used with two persons or things, among is used with more than two things. जब हम दो चीजों की बात कर रहे हो, हम ये दिखा रहे हो कि कोई चीज दो चीजों के बीच में है, तो बिटवीन यूज करते हैं। जब कोई चीज दो चीजों से ज्यादा हो, उनके बीच में हो, तो हम अमंग यूज करते हैं। जैसे A small table was laying between the two chairs, तो दो चेयर्स की बात करें, उसके बीच में एक टेबल है, तो वहां पे हम बिटवीन यूज कर रहे हैं। द हेयर हाइड अमंग द बुशेस, तो बुशेस एक से ज्यादा हैं, यानी कि दो से ज्यादा हैं, तो वहां पे हम अमंग यूज कर रहे हैं। जब हम दो से ज्यादा चीजों की बात करते हैं, तो वहां पे हम अमंग यूज करते हैं, दो के लिए हम बिटवीन यूज करते हैं। On and upon, both on and upon can be used while speaking of things at the rest. Upon is used with the thing in the motion. जब कोई चीज किसी चीज के ऊपर हो, तुम वहां पे on या upon दोनों यूज कर सकते हैं, परंतु जब कोई चीज मोशन से यानी कि गति से किसी चीज के ऊपर आए, तो वहां पे जस्ट हमें upon ही यूज करना चाहिए। जैसे द बैग इज ऑन द टेबल या फिर upon द टेबल, जो बैग है वो टेबल के ऊपर है, तो दोनों ही कंडीशन में ऑन या अपॉन हम लिख सकते हैं। परंतु अगर मैं कहूं द कैट स्प्रैंग अपॉन द टेबल, जो कैट ने स्प्रैंग किया, जंप किया टेबल के ऊपर, तो मोशन में वो कहीं और किसी और अवस्था से वहां पे टेबल के ऊपर आई, तो गति की अवस्था है, तो वहां पे हमें अपॉन यूज करना पड़ेगा, वहां पे ऑन यूज करना गलत होगा। राइट, सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ऑन एंड अपॉन। अबोव एंड ओवर, बोथ above and over means higher than, किसी से ऊपर होना, दोनों को हम इस मीनिंग के लिए यूज करते हैं। Sometimes we can use either of them, और कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों में से कोई से वर्ड को यूज कर लेते हैं, वो दोनों ही ठीक होते हैं। The flags waved over our head या flags waves above our head, जो फ्लैग है हमारे सिर के ऊपर वेव कर रहा है, लहरा रहा है, तो ओवर या अबव दोनों ही ठीक होते हैं। बट ओवर कैन आल्सो मीन्स कवरिंग और वर्टिकल अबोव, जो अबोव होता है जब किसी चीज को कवर कर रहा हो, सॉरी, जब वो ओवरवर्ड जो होता है, जब कोई चीज किसी चीज को कवर कर रही हो, या फिर कोई चीज बिल्कुल सीधे उसके सिर के ऊपर हो, किसी चीज के ऊपर हो, तो वहां पे सिर्फ हमें ओवर यूज करना चाहिए। जैसे माई फादर पुट ए ब्लैंकेट ओवर मी, मेरे ऊपर मेरे फादर ने ब्लैंकेट रख दिया, यानी कि मुझे कवर कर दिया, तो वहां पे कवर करने की सेंस के लिए मैं ओवर ही यूज करूंगा सिर्फ। देयर इज ए ब्रिज ओवर द स्ट्रीम, उस स्ट्रीम के ऊपर एक ब्रिज है, तो सीधा वर्टिकल उसके ऊपर है, तो जब कुछ बिल्कुल सीधा उस चीज के ऊपर हो, तो वहां पे हमें ओवर यूज करना है, अबोव नहीं यूज करना, राइट। नेक्स्ट, बिलो अंडर, बोथ बिलो एंड अंडर मींस लोअर देन, जब कोई चीज किससे नीचे हो, तो बिलो या अंडर वर्ड को हम यूज कर सकते हैं। समटाइम वी कैन यूज ईदर ऑफ देम, बट अंडर ऑल्सो मीन्स वर्टिकली बिलो, परंतु अंडर का मीनिंग क्या होता है, वर्टिकली बिलो, किसके बिल्कुल सीधे नीचे होना। अंडर ऑल्सो हैज द आइडिया ऑफ कॉन्टैक्ट, अंडर का मतलब, अंडर जो एक आइडिया देता है, यानी कि वो चीज किसी कॉन्टैक्ट में है, टच कर रही है उसको। जैसे देयर वाज ए ब्यूटीफुल लेक बिलो अस इन द वैली, तो वैली में नीचे एक, वहां पे एक लेक है, तो बिलो वहां पे हम यूज कर रहे हैं, वो चीज को टच नहीं कर रही। और फिर मैं कहता हूँ ट्रेवलर वाज रेस्टिंग अंडर अ ट्री, ट्री है उसके नीचे रेस्ट कर रहा है, तो बिल्कुल नीचे है उसके ट्री के, उसकी शेडो में है, तो इसलिए हम वहां पे अंडर यूज कर रहे हैं, बिलो नहीं यूज कर रहे। शी पुट द बुक अंडर हर पिलो, तो उसने पिलो के नीचे अपनी बुक रख दी, तो यहाँ पे हम अंडरवर्ड यूज कर रहे हैं, क्योंकि वो बुक है उस पिलो को टच कर रही है, उसके नीचे है वर्टिकली बिल्कुल, तो टच करने की अवस्था के लिए भी हम अंडर यूज कर सकते हैं। Below is also used in measurements to suggest the idea of being lower than. Temperature was 3 डिग्री below normal. जब हम किसी का टेम्परेचर दिखाना हो ना, मेजरमेंट के लिए बेसिकली हम यूज कर सकते हैं बिलो को, जब हमें बताना हो कोई चीज किसी चीज से नीचे है। जैसे मैं कहता हूँ टेम्परेचर है 3 डिग्री से नीचे है, तो वहां पे हम बिलो यूज करेंगे, राइट। So dear students, on the behalf of this understanding, you should try to do exercise number 2, and soon I'll send the answer key, then you can match the answer. नेक्स्ट, डी पॉइंट, प्रेपोजिशंस ऑफ मूवमेंट्स एंड डायरेक्शन, डायरेक्शन के लिए और मूवमेंट के लिए कौन कौन सी प्रेपोजिशंस यूज होती हैं। लेट्स अंडरस्टैंड दीज प्रेपोजिशंस। टू द स्कूल, टूवर्ड्स द स्कूल, इनटू, गो, इनटू द टनल। जब हम किसी की तरफ, यानी कि जब हम किसी कहीं पर जा रहे हो, तो डेस्टिनेशन को शो करने के लिए टू यूज करते हैं। जैसे मैं कहता हूँ आई एम गोइंग टू स्कूल, तो मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो डेस्टिनेशन क्या है, मेरा गंतव्य क्या है, पहुंचने का स्थान क्या है, वो स्कूल है, तो उससे पहले मैं टू लगा सकता हूँ। गो और कम के बाद जब कोई प्लेस आता है, तो वहां पे हम टू लगाते हैं, राइट। आई गो टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट, टूवर्ड्स द स्कूल, जब हम किसी चीज की दिशा की तरफ जा रहे हो,
जैसे मैं कहता हूँ आई एम गोइंग टूवर्ड्स द स्कूल, यहाँ पे मेरे कहने का मतलब है कि मैं स्कूल की तरफ जा रहा हूँ, परंतु मैं स्कूल में नहीं जा रहा हूँ। मेरी जाने की डायरेक्शन वो है, स्कूल है, परंतु मेरा डेस्टिनेशन स्कूल नहीं है, वो कुछ और है, राइट। जब हमें दिशा को दिखाना हो तो हम टूवर्ड्स यूज करते हैं। इनटू, गो इनटू द टनल, जब हम किसी के इंटीरियर में जाते हैं, अंदर जाते हैं, तो वहां पे हम इनटू यूज कर सकते हैं। गो के बाद हम इनटू यूज कर सकते हैं जब हम किसी की चीज के अंदर जाते हैं। आउट ऑफ, कम आउट ऑफ द टनल, आउट ऑफ उसका अपोजिट है इनटू का। किसी से बाहर आने के लिए हम आउट ऑफ करते हैं, किसी के इंटीरियर से बाहर आने के लिए। पिक फ्रॉम द टेबल, जब हमें लक्ष्य से कोई चीज लेते हैं वहां से, तो वहां के लिए हम फ्रॉम यूज करते हैं। थ्रू, मूव थ्रू द फॉरेस्ट, यानी कि जो हमें, हमारे कहने का मीनिंग हो में से गुजरना, में से उसके अंदर से पार करना, तो हम वहां पे थ्रू यूज करते हैं। ओवर द हिल्स, किसी के ऊपर होना। अलोंग द बैंक्स, किसी के साथ साथ चलना, साथ साथ के मीनिंग के लिए अलोंग यूज करते हैं। अक्रॉस, यानी कि पार करना या उस पार होना। राउंड, चारों तरफ होना। डाउन, नीचे होना। अप, ऊपर जाना। ऑफ मतलब किसी से अलग होना, पृथक होना। तो इन मीनिंग के लिए ये prepositions हम यूज करते हैं। prepositions ऑफ डायरेक्शन, टूवर्ड्स, टूवर्ड्स, इनटू, एट, फॉर, अगेंस्ट। तो ये जो prepositions हैं ये हम डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं, दिशा दिखाने के लिए ये वर्ड्स यूज करते हैं, ये preposition यूज करते हैं। जैसे कि to has the sense of destination toward the direction, same thing I have told you। जब मैं डेस्टिनेशन को दिखाना हो, लक्ष्य को दिखाना हो, गंतव्य को दिखाना हो, पहुंचने वाले स्थान को दिखाना हो, तो हम टू यूज करते हैं। और जब हमें डायरेक्शन को दिखाना हो, दिशा को दिखाना हो, तो हम टू वर्ड्स यूज करते हैं। जैसे वी वेंट टू स्कूल, रीच द स्कूल, हम स्कूल गए, यानी कि हमारा जो पहुंचने का स्थान है वो स्कूल है। नेक्स्ट, वी वेंट टूवर्ड्स द स्कूल, इन द डायरेक्शन ऑफ द स्कूल, यानी कि हम स्कूल की तरफ गए। कहाँ पे गए वो हम शो नहीं कर रहे, वो नहीं बता रहे, डायरेक्शन को जस्ट शो कर रहे हैं। इनटू डिनोट्स मूवमेंट टूवर्ड्स द इंटीरियर ऑफ समथिंग। तो इनटू वर्ड है वो किसी चीज के इंटीरियर को शो करता है कि किसी चीज के अंदर जाना है। जैसे द डॉग जंप्ड इनटू द पॉन्ड, तो डॉग ने पॉन्ड के अंदर जंप कर लिया, वो उसके इंटीरियर में चला गया। शी क्वाइटली वॉक्ड इनटू द रूम, वो चुपचाप रूम के अंदर चली गई। राइट। नेक्स्ट, सी पॉइंट, एट हैज द आइडिया ऑफ हिटिंग। तो जब हमें किसी लक्ष्य को दिखाना हो, पॉइंट को दिखाना हो, तो हिट को हम वहां पे हिट करने वाले हैं या हमने हिट किया, तो वहां के लिए हम एट यूज कर सकते हैं। जैसे शी थ्रू द स्टोन एट द डॉग, तो हम ये दिखा रहे हैं कि उसने डॉग पर वो स्टोन फेंका, राइट। तो लक्ष्य के लिए हिटिंग के आइडिया को शो करने के लिए हम एट यूज कर सकते हैं। Next point, for suggest the beginning of movement. The workers left for the factory. The child leaves for the school early in the morning. So लक्ष्य के लिए, यानी कि बिगनिंग को शो करने के लिए हम फॉर यूज कर सकते हैं। अगेंस्ट, शो प्रेशर ऑफ कॉन्टेक्ट, किसी के संपर्क में होने के लिए अगेंस्ट वर्ड यूज कर सकते हैं। जैसे he threw the bag against the wall, उसने वॉल के अगेंस्ट बैग फेंका, राइट। तो वहां पे हम अगेंस्ट यूज कर सकते हैं। prepositions ऑफ डायरेक्शन, फ्रॉम, ऑफ, आउट ऑफ। तो डायरेक्शन के लिए ये वाली prepositions भी यूज कर सकते हैं, फ्रॉम, ऑफ या फिर आउट ऑफ। जैसे फ्रॉम इज यूज विद द पॉइंट ऑफ डिपार्चर, डिपार्चर के लिए, किसी से अलग होने के लिए, वहां पे हम फ्रॉम यूज कर सकते हैं। जैसे ही हैज ऑलरेडी गॉन फ्रॉम द ऑफिस, यानी कि ऑफिस से डिपार्चर हो चुका है, ऑफिस से जा चुका है। तो बेसिकली हिंदी मीनिंग जिसको हम से बोलते हैं, से के मीनिंग के लिए ध्यान रखना कि से तब वहां पे जब डिपार्चर को शो करे तब वहां पे हमने फ्रॉम यूज करना है। नेक्स्ट, ऑफ शोज सेपरेशन, यानी कि अलगाव को शो करता है। ऑफ यानी किसी चीज के अलग होने को शो करता है, उस चीज से जुदा होने को शो करता है ऑफ। इट इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ फ्रॉम द सरफेस ऑफ और डाउन फ्रॉम। तो ये इस तरह के सेंस को शो करता है, किसी के सरफेस से कोई चीज अलग होना, किसी से ऊपर से कोई चीज नीचे गिरना या अलग होना, तो वहां पे हम ऑफ यूज करते हैं। जैसे ही फेल ऑफ द हॉर्स, वो हॉर्स से गिर गया, यानी कि हॉर्स के ऊपर बैठा था तो वो उसके ऊपर से गिर गया, पृथक हो गया, उससे अलग हो गया। द बॉल रोल इट ऑफ द टेबल, द बॉल रोल्ड हुई और टेबल से नीचे गिर गई, उससे अलग हो गई। तो जब हमने कोई चीज किसी से अलग होती है, पृथक होती है, तो वहां पे ऑफ यूज कर सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना यूजली, द प्लेन विल टेक ऑफ। टेक ऑफ मीन्स लाइक उस स्थान को छोड़ना, तो पृथक होना, उस स्थान से अलग होना, राइट। Other preposition showing movements are through, over, along, across, round, up, down. These preposition have already been illustrated. तो हम इन सारी preposition हमने समझ ली हैं। तो ये वाली preposition movement को show करती है।
वी ट्रेवल बाय अ कार, बाय बस, बाय ट्रेन, बाय एयर, बाय बोट, बाय सी। तो इनके साथ हम बाय यूज कर सकते हैं, राइट। वी वर्क ऑन फुट, वी राइड ऑन हॉर्स बैक, वी गो ऑन अ बाइसिकल। तो इनके साथ हमने ओन यूज करना है। सो दिस एक्सरसाइज यू हैव टू फिल, एक्सरसाइज नंबर 3। करेक्ट यूज ऑफ सर्टन prepositions, कुछ preposition है उसके हमने करेक्ट यूज, सही यूजेस सीखनी है, जैसे बाय या विद। बाय इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द एजेंट और doer of an action, with relates to the instrument with which the action is done। तो बायर और विद को हम यूज करते हैं डूअर के लिए। बेसिकली बाय को यूज करते हैं डूअर के लिए और विद को यूज करते हैं किसको, टूल के लिए। जैसे द बगलर वाज बिटन बाय सम स्ट्रेंजर्स विद अ स्टिक। जो बगलर्स था उसको पीटा गया, किसके द्वारा, डूअर कौन है, सम स्ट्रेंजर्स, तो वहां पे हमने बाय लगा दिया। और किस चीज के द्वारा पीटा गया, वो टूल क्या यूज किया, तो विद। तो हमने जब हमने ये दिखाना हो कि कोई काम हुआ तो उस काम के लिए क्या टूल यूज हुए, तो वहां पे हमने विद लगाना है। और वो काम हुआ किसके द्वारा, डूअर को दिखाना है, तो वहां पे बाय यूज करना है। तो लोन वाज मोन्ड बाय द गार्डनर विद अ मोवर। तो यहाँ पे हमने मोवर क्या है, विद एक टूल यूज किया है, और गार्डनर क्या है वहां पे, उसका डूअर है। नेक्स्ट, आफ्टर एंड इन। आफ्टर इज यूज्ड टू डिनोट सम पीरियड ऑफ टाइम इन द पास्ट, इन इज यूज्ड टू शो सम पीरियड ऑफ टाइम इन द फ्यूचर। तो आफ्टर को यूज करते हैं हम बेसिकली पास्ट में किसी पीरियड ऑफ टाइम को दिखाने के लिए, और इन को यूज करते हैं हम फ्यूचर के टाइम को दिखाने के लिए। जैसे मैं कहूँ कि मैं 2 दिन बाद आया, मैं कह सकता हूँ कि आई केम आफ्टर 2 days। और अगर मैं कहूँगा मैं 2 दिन बाद आऊंगा, देन आई कैन स्पीक दैट आई विल कम बैक इन 2 days, राइट। नेक्स्ट, beside and besides। beside or besides, beside means by the side of, besides means in the addition of। प्लीज पुट दिस बैग बिसाइड द बॉक्स। बिसाइड का मतलब है जिसमें एस नहीं ऐड होता, उसका मतलब होता है साथ में, बगल में। जैसे प्लीज पुट दिस बैग बिसाइड द बॉक्स, इस बैग को बॉक्स के साथ में रख दो, बगल में रख दो। बिसाइड्स गिविंग मी बुक्स शी गेव मी हर नोट्स। बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त, यानी कि कोई काम हुआ उसके अतिरिक्त हमने ये काम भी किया या ये काम भी हुआ है, वो दिखाने के लिए हमने बिसाइड्स यूज करना होता है। बिसाइड्स गिविंग मी बुक, यानी कि बुक्स गिविंग, बुक्स देने के साथ साथ, यानी कि उसने बुक्स तो दी, उसके साथ साथ शी गेव मी हर नोट्स, उसने अपने नोट्स भी दी, राइट। नेक्स्ट 4 पॉइंट, verbs of command, request, invitation, advice normally do not take the prepositions to after them. Such verbs are advise, ask, beg, command, encourage, invite, tell, request, warn। तो ये जो verbs हैं बेसिकली हम क्या करते हैं, गलती कर देते हैं कि इनके बाद हम टू preposition को यूज कर देते हैं। इनके बाद कोई preposition नहीं आती, इनके बाद कोई preposition नहीं आती, वो डायरेक्टली ऑब्जेक्ट आता है। जैसे मैं कहता हूँ she advised me to wait, ये ठीक होता है, ऐसे कहना गलत होता है she advised to me to wait। so इनके बाद हम टू preposition को नहीं यूज करते। I requested the teacher, ये कहना गलत होगा, I requested to teacher to explain the poem again। she invited all the friends, right। next, on time, in time। on time at the arranged time, not before not after। in time, not late, with a comfortable margin। तो on और in time में फर्क क्या है, तो जब हम कहते हैं कि जैसे मैं कहता हूं कि मैं आई विल कम ऑन टाइम, एंड फिर मैं कहता हूँ आई विल कम इन टाइम। तो जैसे सपोज करो कि कल मेरा लेक्चर स्टार्ट होने वाला है 9 बजे, और मैं कहता हूँ कि मैं आई विल कम ऑन टाइम, तो मैं 9 बजे एग्जैक्टली वहां पे पहुंच जाऊंगा। अगर मैं कहता हूँ कि आई विल कम इन टाइम, तो इसका मतलब है कि मैं कंफर्टेबल मार्जिन के साथ पहुंच जाऊंगा, 9 से पहले ही पहुंच जाऊंगा, 8:30 पहुंच जाऊंगा, 8:45 पे पहुंच जाऊंगा, यानी कि बीच में काफी गैप होगा, मैं अपने टाइम से पहले ही पहुंच जाऊंगा। तो जब मैं कहता हूँ कि ऑन टाइम, इसका मतलब है कि मैं पूरे टाइम पे पहुंच जाऊँ, राइट। जैसे कि रीच द स्टेशन इन टाइम फॉर द ट्रेन, हम स्टेशन पे पहुंच गए इन टाइम में, यानी कि कंफर्टेबल मार्जिन से, ट्रेन आने का काफी समय था, उससे पहले हम पहुंच गए। फिर मैं कहता हूँ ट्रेन स्टार्टेड ऑन टाइम, यानी कि ना ही देर से ना ही पहले, बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे वो स्टार्ट हुई, तो वहां पे ऑन टाइम फिक्स कर सकते हैं। सेम यू हैव टू डू फोर्थ एक्सरसाइज एंड फिफ्थ एक्सरसाइज, राइट। दिस ऑल द एक्सरसाइज you have to do, and if you want to ask any question regarding today's class, then you can